घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी सुमित की है, तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे ही साथ अभी कुछ साल पहले घटी थी। घटना कुछ ऐसी है कि मैं रोज़ाना रात में अलार्म लगाकर सोता था। मेरा अलार्म सुबह 4 बजे का होता था। 4 बजे उठकर मैं पास ही में जो एक पार्क था वहाँ जाकर मॉर्निंग वॉक करता था और 5 बजे तक लौट आता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रात में सोया और फिर मेरा अलार्म बजा। मैं उठा, घड़ी में बिना टाइम देखे ही रेडी होकर मैं अपने घर से निकल पड़ा। जब भी मैं वॉक से लौटता था तभी आसमान पर हल्की हल्की सूरज की किरणें दिखाई देती थी। मैं जाता तो अंधेरे में था 4 बजे, लेकिन लौटते समय मुझे 5 बज ही जाते थे और आसमान पर हल्की सी किरणें दिखाई देती थी। लेकिन वो दिन जब मैं लौट रहा था तब बिल्कुल भी आसमान वैसे ही काला था जैसे कि पहले था। मैं ये देखकर काफ़ी परेशान था कि आज सूरज की किरणें नहीं निकली है और मैं उस समय अपनी घड़ी पहनकर जाना भी भूल गया था। मुझे समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं चला कि कितना समय हो रहा है। मैं उस समय जिस पार्क में था वो पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए और मेरे अलावा 8-10 लोग होते थे, लेकिन उस दिन उस पार्क में कोई नहीं था। जो पार्क पे बेंच रखी हुई थी उस बेंच पर मुझे दूर से कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो बेंच घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई औरत उस पर बैठी हुई है। मैं वॉक करते करते 2-3 बार वहाँ पर देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाकर बात करूँ या मैं जाकर कुछ पूछूँ तो उसे ख़राब नहीं लगना चाहिए या फिर वो मुझे गलत ना समझे। और उस दिन मुझे पता नहीं क्यों उस पार्क में बहुत डर सा लग रहा था। शायद मेरे अलावा कोई था ही नहीं, इस वजह से मैं फिर भी 2 राउंड वॉक करने के बाद में वहाँ उस औरत के पास गया और जाकर उससे पूछने लगा कि आप अकेले हो यहाँ पर? आज कोई आया नहीं पार्क में? कोई पब्लिक हॉलीडे क्या? लेकिन इस पर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं हंसते हुए उसको सवाल कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैं वहीं पर खड़ा होकर उससे दोबारा पूछता कि इससे पहले वो औरत उठी और वहाँ से वॉक करने लगी। मुझे लगा कि शायद इसे गुस्सा आ रहा है। अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल भी मुझे साफ नहीं दिख रही थी। मैं इसीलिए दोबारा से वॉकिंग ट्रैक पर आकर वॉक करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि जिस जगह पर वो औरत बैठी हुई थी वहीं पर अब वो औरत है, लेकिन उसका शरीर बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है और उसके पैर काफ़ी ज़्यादा लंबे और बड़े दिखाई दे रहे थे। मैं ये देखकर दोबारा से उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि आज कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे अपने घर जाना ही ठीक लगेगा और मैं तुरंत ही वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पर आया और घर पर आकर टाइम देखा तो पाया कि घड़ी में अभी 2:30 ही बज रहा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि मेरा अलार्म कैसे रात में 1 बजे बजा, क्योंकि मैं उठा तो अलार्म से ही था। मैं अलार्म को अच्छे से चेक करने लगा, लेकिन उस पर तो अलार्म अब भी 4 बजे का ही लगा था। क्या मैंने सपना देखा था या पता नहीं। मैं फिर से सो गया। 4 बजे दोबारा मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैं मन में सोचने लगा कि वॉक तो करके आया था तो अभी यहीं सो जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे जानने की उत्सुकता भी थी कि जिस औरत को मैंने देखा वो कौन थी, क्या थी वो। मैं इसीलिए दोबारा उठा और उसी पार्क के लिए बढ़ गया। जब मैं उस पार्क में पहुंचा तो वहां पर रोज की तरह 2-4 लोग दिखाई दिए। मैं जाकर वॉक करने लगा और उनसे बातें करने लगा। जब मैंने उन लोगों को उस औरत के बारे में बताया तब वो लोग कहने लगे कि 12 से 3 बजे के बीच में इस पार्क में नहीं आना ही सही होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तब उनमें से एक ने कहा कि वो औरत एक डायन है और वो रात के समय इस पार्क में बैठी होती है।
वो लोगों को परेशान करती है, कई बार उन्हें जान से भी मार देती है। फिर मैंने उन लोगों को जब बात बताई तो मैंने कहा कि उसने मुझ पर क्यों नहीं हमला किया। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि वो तुम पर हमला ज़रूर करती अगर तुम्हारे हाथ में ये भगवान का धागा नहीं होता तो। मैंने कहा शायद इस वजह से वो मेरे पास भी नहीं आई। तभी उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, और मुझसे वो लोग कहने लगे कि दोबारा रात के समय यहाँ पर अकेले बिल्कुल मत आना। उसके बाद मैं वहाँ से घर निकल गया। घर जाने के बाद मैं रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उससे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि हाँ, पार्क में, गार्डन में, जंगल में तो हमेशा हम लोग भी सुनते आए हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती है। हो सकता है कि तुझे भी कोई दिखा हो। फिर वो मुझसे जिद करने लगा कि आज शाम में जब ऑफिस से छूटेंगे 6 बजे तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा। मुझे कम से कम वो पार्क तो दिखा कि वो पार्क है कहाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में मैं और वो दोनों साथ में निकले। जब उस पार्क के पास से मैं गुजर रहा था तब मैंने उससे बताया कि देख, यही वो पार्क है जहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। मेरा दोस्त मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। वो कहने लगा कि हम कल सुबह में ज़रूर मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह में 4 बजे वो मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था मुझे लेने के लिए। मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर उस पार्क में जा पहुंचा और वहीं पर मॉर्निंग वॉक करना हम लोगों ने शुरू कर दी। जब हम वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब वो मेरे से सारी चीज़ें पूछ रहा था कि तूने उस औरत को कहाँ देखा, कैसे देखा। मैंने उसे सारी बात बताई। वो सुनने के बाद हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक की और फिर वो अपने घर पर चला गया। उसके बाद में 2 दिन तक वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया और न ही कहीं मिला। जब वो 2 दिन तक कहीं नहीं मिला तो मैं उसके घर पर उसे ढूंढने के लिए गया। जब घर पर गया तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ज़्यादा ख़राब जिसकी हद नहीं। उसके शरीर में से खून आधे से ज़्यादा कम हो चुका था। डॉक्टर्स भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने जाकर जब उससे पूछा कि क्या बात है, तभी उसकी वाइफ ने बताया कि ये जो मॉर्निंग वॉक पर गए थे और जब ये लौटे तब रास्ते में इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद इनकी हालत ऐसी हो गई। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ। वो कहने लगी जब ये आ रहे थे तभी रास्ते में इन्होंने किसी औरत को देखा और वो औरत इनकी बाइक के सामने ही बिल्कुल खड़ी हुई थी। वो औरत का शरीर बहुत छोटा था लेकिन उसके पैर काफ़ी ज़्यादा लंबे और बड़े थे। उसके हाथ भी इतने ज़्यादा लंबे थे कि ज़मीन पर टच हो रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी 2 आँखें और उसके जो बड़े बाल थे वो बालों से ही उसने अपने जिस्म को पूरा ढक कर रखा था। और फिर जब बाइक के सामने वो आई तब वो इन पर हमला करना चाहती थी लेकिन ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। हाँ, उस औरत का हाथ इनके पीठ पर लग गया और उसी वजह से वहाँ पर घाव आ गया है। जब मैंने उस घाव को देखा तब मेरी चीख निकल गई। वो घाव में अब कीड़े पड़ चुके थे। 2 दिन में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी घाव में कीड़े पड़ जाए। वो कहने लगी कि ये घाव सूख ही नहीं रहा, यानी अच्छा ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये खराब होते जा रहा है। डॉक्टर्स भी इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब ये मॉर्निंग वॉक की बात मैं उस पार्क के ही कुछ लोगों को बता रहा था तब उनमें से एक आदमी ने कहा था कि ऐसे टाइम पर सिर्फ भगवान का ही सहारा काफ़ी होता है। मैं समझ गया था कि वो शायद इसमें कुछ मदद कर देगा। मैं तुरंत उसके पास गया, जाकर उसे सारी बात बताई। वो अपने घर से गंगा जल और कुछ और भी सामान लेकर मेरे साथ बाइक पर बैठा। हम दोनों ही अपने दोस्त के घर पर गए। जैसे ही उसके घाव पर उसने वो गंगा जल डाला वहाँ से धुआं निकलने लगा और उसमें से छोटे बड़े बहुत सारे कीड़े उसके शरीर से बाहर निकलने लगे। वो गंगा जल डालता ही रहा जब तक कि वो धुआं आना बंद नहीं हुआ। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वो घाव ठीक होने लगा। करीब 4-5 दिन के अंदर ही वो घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था और मेरा दोस्त, जिसका शरीर सफ़ेद हो रहा था बिना खून की वजह से, अब वो भी जल्दी ही रिकवर हो रहा था। हम जान चुके थे कि बात क्या थी। उसके बाद से डर की वजह से मैं उस पार्क में ही जाना छोड़ दिया। मॉर्निंग वॉक अपने घर के आंगन में ही कर लेता हूँ लेकिन पार्क नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी सुमित जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों,
हमारी अगली कहानी अनिल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2012 की। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई से थोड़ी दूरी पर एक शहर में शिफ्ट हुआ था। मैं और मेरी फैमिली हम सभी गांव में रहा करते थे, लेकिन गांव में सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिस वजह से हम लोग यहाँ मुंबई के पास एक शहर है वहाँ पर आकर रहने लगे। जब हम लोग वहाँ पर आकर रहने लगे तो शुरू में मेरे पास कुछ भी काम नहीं होने की वजह से मैं रिक्शा चलाने लगा। मैं रोज़ाना शाम के समय कुछ 6 बजे के आसपास रिक्शा निकालता और रात में 1-2 बजे तक अपने घर लौट जाता। दिन में अलग काम करता था और रात में अलग। एक शाम की बात है कि जब मैं रिक्शा निकालकर अपने घर से निकला, तभी 10-11 बजे तक मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका था। खुश भी था कि आज घर पर जल्दी चले जाऊंगा। जब मैं घर के लिए लौट रहा था तभी रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी। वो औरत ने मुझे एक जगह पर जाने के लिए कहा। मैं पहले तो मना करने वाला था, लेकिन वो अकेली थी और उसे जल्दी भी जाना था, इसीलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। वो औरत रिक्शा में आकर बैठ गई। रिक्शा में बैठने के बाद मैं वहाँ से आगे निकल चला जिस जगह पर उसे जाना था। मैं जब उस जगह पर जाने के बाद उसे वहाँ उतारने लगा तो वो कहने लगी कि आप 10 मिनट यहाँ पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो 10 मिनट के लिए कहाँ जा रही है, क्योंकि आसपास बस बिल्कुल खाली मैदान था जिसमें कुछ जंगली पेड़ लगे हुए थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि ना तो वहाँ पर कोई घर था और ना ही कुछ लोगों के रहने का स्थान। वो बहुत अजीब सी जगह थी। मैं खुद भी वहाँ पर पहली बार गया हुआ था। वो औरत उस मैदान की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात का समय था, अंधेरा था, इस वजह से थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत मेरी आंखों से एकदम गायब हो गई। मैं वहीं पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। अचानक से मुझे रिक्शा के अंदर से आवाज़ आई, चलो। मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत रिक्शा के अंदर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आप आए कभी? वो कहने लगी, अभी तो आई मैं। मैंने उससे कहा कि लेकिन मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, और आप इस सुनसान रास्ते पर, ये जंगली रास्ते पर आप कहाँ गए थे? मैं बहुत आश्चर्य से उससे पूछ रहा था। वो कहने लगी कि आपको उससे क्या है, मैं कहीं पर भी जाऊँ, चलो मुझे फिर से वहीं पर छोड़ दो। मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। भाड़ा कुछ 90 रुपया हुआ था। उसने मुझे 100 रुपये की नोट दी, कहने लगी रख लो। मैंने वो 100 रुपया लिया और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं घर आने के बाद रात भर वही चीज़ सोच रहा था कि वो औरत वहाँ पर गई क्यों होगी। वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा या महसूस किया वो क्या था। अगले दिन भी मैं अपनी रिक्शा लेकर निकला। जब मैं सारा काम ख़त्म करके 10-11 बजे के आसपास एक जगह पर खड़ा हुआ था, वही औरत मुझे वहाँ पर दिखाई दी। हालांकि उस टाइम पे लोकेशन दूसरा था। वो औरत मुझसे कहने लगी आकर कि चलोगे आज भी वहीं पर? मैं उसे देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि हाँ चलते हैं, आपको वापस भी लाना होगा। वो कहने लगी हाँ, जिस जगह पर कल आपने मुझे वापस लाकर छोड़ा था वहीं पर आपको मुझे दोबारा छोड़ना है। मैं उसे रिक्शा में बिठाया और वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ जाने के बाद उस दिन भी सेम चीज़ हुई। वो औरत कब रिक्शा में आकर बैठ जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता। जब मैं उस औरत को लेकर आ रहा था और मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा, तब उसकी शक्ल मुझे बहुत धुंधली सी दिखाई दे रही थी और बहुत ब्लर दिखाई दे रही थी। जबकि रेयर व्यू मिरर से पीछे बैठा हुआ पैसेंजर कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं होता है कि उसकी शक्ल ही ना दिखाई दे। मैंने फिर भी इस बात को इग्नोर किया और उसे वहाँ ले जाकर छोड़ दिया। उस दिन भी उसने मुझे सवारी के भाड़े से ज़्यादा ही पैसा दिया था। मैंने वो पैसा रख लिया। मैं उस दिन अपने घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी बात बताया कि 2 दिन से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हो सकता है वो कोई आत्मा हो। मैं हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा कि अरे हम गांव से तो इतना दूर आ गए, लेकिन तू अभी भी गांव की ही बातें करती है। वो मुझे कहने लगी कि गांव हो या शहर, तुम सच्चाई को झुठला नहीं सकते। उसकी बात सुनकर कहीं मेरे भी मन में शक आ रहा था। अगले दिन जब मैं काम ख़त्म किया और 11 बजे के आसपास अपने घर के लिए आ रहा था, तब वो फिर से दूसरी जगह पर मुझे रास्ते के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी।
अब ये रोज़ाना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था कि वो औरत अलग अलग लोकेशन पर मुझे सेम टाइम पर दिख जाती है या मिल जाती है। वो रिक्शा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं उसे देखकर रिक्शा रुकाया और कहने लगा कि अरे आज भी मैडम आप ही हो? वो कहने लगी हाँ, आप चलेंगे? मैंने कहा ठीक है। इस बार उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा जाड़ी थी। मैं उसे रिक्शा में बिठाकर अपने साथ निकल गया। उस जगह पर पहुंचने के बाद 10 मिनट के लिए जैसा वो जाती थी तो वैसा वो चले गई। मैंने उसके जाने के बाद तुरंत ही रिक्शा की पीछे वाली सीट पर कुछ रख दिया जो मेरी पत्नी ने मुझे दी थी, और वो कहने लगी थी कि वो औरत आज भी तुम्हें मिलेगी। जब वो रिक्शा से उतर कर जाए तब ये रख देना वहाँ पर। मैंने सीट पर वो चीज़ को रख दिया। वो कुछ पाउडर जैसा था जो कि मेरी पत्नी के पास था। मेरी पत्नी के जो पिताजी थे वो गांव में झाड़ फूक का ही काम करते थे, तो उन्होंने उसे वो देकर रखा था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मैं जब रिक्शा में वो रखा उसके बाद मैं बैठा हुआ था। आज काफ़ी ज़्यादा समय हो गया लेकिन वो आई ही नहीं रही थी। जब आधा घंटा हो चुका था तब मैंने सोचा कि अब मुझे ही यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने जैसे ही रिक्शा को घुमाया तब उस औरत की आवाज़ आई, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जैसा मानो वो कड़कती हुई आवाज़ में मुझे चिल्ला रही हो। मैं एकदम से रिक्शा को रुकाकर बाहर देखने लगा। वो औरत काफ़ी दूरी पर खड़ी थी और मुझे घूरे जा रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि तू पीछे क्या रखा है, हटा उसे। मैंने कहा कि पीछे तो कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी कि हटा। मैं रिक्शा की सीट पर देख रहा था, जानता तो मैं भी था कि मैंने क्या रखा। मैंने हाथ से ही उसे साइड किया। मैंने कहा आकर बैठ जाओ। वो कहने लगी तूने बहुत गलत किया है, इसका पछतावा तुझे ज़रूर होगा। और इसके बाद में वो औरत फिर से उसी घनी झाड़ियों के रास्ते से अंदर कहीं चले गई। मैं रिक्शा लेकर वहाँ से निकला। मैं पूरा डर की वजह से पसीने में नहा चुका था। घर आने के बाद मैंने मेरी पत्नी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वो कोई चुड़ैल या भूत है जो आपको रोज़ाना मिलती है, वरना ये एक आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि रोज़ाना वो उसे बिना बताए कहीं पर मिल सके। फिर उसने मुझसे कहा एक धागा देकर कि इसे अपने हाथ पर बांध लीजिए। मैंने उस धागे को बांध लिया। वो कहने लगी कि अब जब भी वो चुड़ैल आपके सामने आएगी तो वो आपके नज़दीक नहीं आ पाएगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, देखते हैं। अगले दिन जब मैं रिक्शा के लिए निकला तो पूरा काम खत्म करके जैसे ही रात के 10:30-11 बजे तब मैंने दूर किसी को खड़ा हुआ देखा, और हल्की सी जब मैंने उसकी झलक देखा तो मुझे ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि ये वही चुड़ैल है जो रोज़ाना मुझे मिलती थी। अब समझ में आ रहा था कि वो रोज़ाना मेरा पीछा करती थी, और पीछा करने के बाद वो ठीक 11 बजे मेरी रिक्शा में आकर बैठती थी। लेकिन इस बार वो मेरे पास नहीं आई। मैंने खुद ही रिक्शा रुकाकर जब उसके पास भी जाने का सोचा तब जैसा जैसा मैं उसके करीब जा रहा था वो वैसा वैसा मुझसे दूर होती चली जा रही थी। देखते ही देखते फिर से वो कहीं गायब हो गई। मैं घर आने के बाद मेरी पत्नी को सारी बात बताया। वो बहुत ज़्यादा मेरे को लेकर चिंता में थी। अगले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं रिक्शा पर नहीं गया, मैं घर पर ही था। जैसे ही रात के 11 बजे तभी दरवाजे के बाहर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी ने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि बाहर कोई भी नहीं है। उसने फिर दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दी कि जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने जब जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे दरवाजे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अंधेरे में मैंने उसी औरत को खड़ा हुआ देखा। मैं मेरी पत्नी से कहने लगा कि देख, ये फिर से आ गई है और मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे छोड़ेगी। ये मुझसे चाहती क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कुछ वो विभूति जो उसके पास थी वो निकाली और घर के चारों ओर डाल दी। कहने लगी कि अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। उसके बाद हम लोग रात में सो गए। अगले दिन सुबह में जब मैं काम से अपने लौटा और शाम को रिक्शा पर जाने लगा तब मैंने रिक्शा के अंदर एक 100 रुपये की नोट देखी जो रोज़ाना वो मुझे दिया करती थी। वो नोट को देखकर मैं तुरंत ही अपने घर पर दोबारा आया। मैं अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये मुझे कुछ संकेत दे रही है। मैं नहीं चाहता कि अगर आज मैं रिक्शा पर जाऊँ
और ये मुझे जान से मार दे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपने काम पर जाइए। मैं अपने काम पर गया। वो दिन वो औरत मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही रात के 1-1:30 के करीब मैं अपने घर पर आया और रिक्शा लगाकर मैं अपने घर की ओर पैदल चल रहा था, तभी मैंने फिर दूर झाड़ियों में खड़े हुए उसे देखा। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं इसे बार बार देख रहा हूँ। हम लोग अगले ही दिन तुरंत ही गांव आए। गांव आने के बाद मेरी पत्नी ने अपने पिताजी के पास ले जाकर मुझे वहां पर दिखाया। उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कुछ झाड़ फूक वगैरह किया मेरे ऊपर से और मुझसे कहने लगे कि अभी 11 दिन तक तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। मैंने कहा कि 11 दिन तक क्यों? वहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो आगे काम भी बहुत मिल जाएंगे। फिर मैं उनके पास 11 दिन तक रहा और अब भी वहाँ गांव में होने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस होता था जैसा कि मेरे आसपास कोई है और शायद ये वही चुड़ैल है। मैं 3 दिन के बाद जाकर उनसे कहने लगा कि मुझे अब भी ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि मेरे आसपास कोई है। वो कहने लगे कि वो चुड़ैल तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसीलिए मैंने तुझे कहा कि 11 दिन तक तू यहीं पर है। अगर तू यहाँ पर 11 दिन तक रुकेगा तो मैं उस चुड़ैल से तुझे हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा दूंगा। उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया। जब 11वें दिन पर मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने रात में एक पूजा करवाई और कहने लगे कि आज के बाद तुझे वो चुड़ैल कभी कहीं नहीं दिखेगी और ना ही परेशान करेगी। फिर 12वें दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरी फैमिली को लेकर वहां से निकल आया और उसके बाद से दोस्तों सच में मैंने कभी भी उस चुड़ैल को कहीं पर भी नहीं देखा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी ललित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ललित है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादा के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आता हूँ। ये बात कई साल पुरानी है। उस समय मेरे दादाजी बताते हैं कि वो अपने काम से घर से दूर गए हुए थे। दादाजी हमेशा ही दूर जाया करते थे। उस समय दादाजी जहाँ पर काम किया करते थे, तो उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो दादाजी को कभी माल की डिलीवरी के लिए दूर भेजा करता था तो कभी किसी और काम से। उस समय भी कुछ ऐसा ही था कि दादाजी को दूर जाना पड़ा। जब दादाजी दूर चले गए तो वहां से लौटने समय उन्हें काफी ज्यादा लेट हो चुका था। रात के कुछ 11:30-12 बज रहे थे। दादाजी उस समय माल की डिलीवरी लेकर गए थे, लेकिन वो जो ट्रक था उसे भी वहीं पर छोड़ना था। दादाजी ने ट्रक को वहीं पर छोड़ दिया और उस जगह से हमारा घर, या यूं कहिए कि गांव, लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। दादाजी वहीं पर रात में वेट कर रहे थे कि उन्हें कोई बस या कोई सवारी मिल जाए कि वो अपने घर पर आ सके। लेकिन उस समय गांव वाले रास्तों पर रात में बस नहीं ही चलती थी। दादाजी वहां पर किसी से बात किए तो उन्हें ये पता चला कि जहां पर उन्होंने ट्रक को छोड़ा था वहीं पर से एक ट्रक अभी निकलने वाली है माल लेकर। तो दादाजी ने कहा कि सारा सामान लेकर जा रहे हो तो मुझे भी लेकर चलो, मैं भी आधे रास्ते तक साथ चलता हूँ, फिर वहां से देख लूंगा घर तक कैसे जाना है। वो ट्रक वाला दादाजी को अपने साथ ले लिया। दादाजी उसी के साथ बैठकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में काफी आगे जाने के बाद एक मोड़ आया जहां से उस ट्रक वाले को दूसरी दिशा में जाना था और दादाजी को दूसरी दिशा में। तो दादाजी ने उससे कहा कि आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहाँ से कैसे ना कैसे करके चला जाऊंगा। दादाजी वहां पर उतर गए। वहां से अब भी घर काफी ज्यादा दूर था। रात के अभी कुछ 12:30-1 भी बजने को आ चुके थे, लेकिन वहां पर एकदम ज्यादा गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। दादाजी वहीं पर खड़े होकर ये सोचने लगे कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। ना कोई सवारी मिल रही है और ना ही तो मैं यहाँ से अपने घर तक पैदल जा सकता हूँ। उसके बाद में दादाजी ने खुद ही ये सोचा कि थोड़ा आगे तक जाकर देखता हूँ, वहाँ पर अगर मुझे कोई सवारी मिल जाएगी तो उसके साथ बैठकर निकल जाऊँगा। दादाजी वहाँ से पैदल आगे जा रहे थे कि तभी ही उनको ऐसा लगा जैसा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। दादाजी एकदम से रुककर पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन पीछे कोई नहीं था और दादाजी दोबारा से आगे बढ़े। इस बार उन्हें यूं लगने लगा जैसा कि कोई भारी कदमों की आवाज़ के साथ
उनका पीछा कर रहा है। वो फिर से वहीं पर खड़े होकर मुड़कर देखने लगे, लेकिन कोई था नहीं। अचानक से एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक टॉर्च था। वो आदमी टॉर्च लेकर उसी रास्ते से जा रहा था। दादाजी को देखा तो दादाजी ने उससे पूछा कि आप इतनी रात में यहाँ पर? वो आदमी दादाजी को देखकर कहने लगा, यही सवाल मुझे भी आपसे करना चाहिए कि आप कौन हो इतनी रात में अकेले? दादाजी ने फिर उसे सारी बात बताई। वो आदमी सुना, कहने लगा कि चलिए मैं थोड़ा आगे तक जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आगे तक चलिए। फिर रास्ते में बातों बातों में वो कहने लगा कि ये रास्ता सेफ नहीं है, यहाँ पर रात के समय अकेला घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ मेरे घर पर ही आज रात रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। दादाजी कहने लगे कि सुबह में मेरा काम है, मुझे काम पर जाना होता है, इसीलिए मुझे रात में ही अभी घर जाना होगा। उसके बाद में दादाजी वहाँ से बात करते करते उसके घर तक तो पहुँच गए, लेकिन उस आदमी के बहुत जिद करने के बाद दादाजी ने सोचा कि ठीक है, मैं सुबह 6 बजे तक यहीं पर वेट कर लेता हूँ। दादाजी उसके घर पर ही बैठे हुए थे। वो आदमी उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता था, कोई नहीं था उसके घर में। और वो आदमी से जब दादाजी बात कर रहे थे तब बार बार दादाजी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि अंदर, घर के अंदर जो दूसरे कमरे थे वहाँ से कोई आवाज़ें आ रही है या फिर किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसा कि कोई चल रहा है या कोई बातें कर रहा है। दादाजी ने उससे पूछा कि अंदर कोई भी सोया नहीं है क्या आपके घर में? वो आदमी कहने लगा कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। ये बातें सुनकर बहुत दादाजी को अजीब लग रहा था। वो आदमी उठा और अंदर से जाकर दादाजी को गर्म दूध ला कर दिया। दादाजी कहने लगे कि आपने तो दूध को गरमाया नहीं था, फिर ये दूध इतना गर्म कैसे, और आप तो यहीं पर बैठे हो? उसने कहा कि हाँ, दूध चूल्हे पर ही था, मैं भी कुछ समय पहले ही बाहर निकला था, इस वजह से ये दूध गर्म ही है। कहीं ना कहीं दादाजी को डाउट आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब दादाजी ने वहां पर दूध पिया तो वो दूध पीकर बेहोश हो गए, और जब उनकी आंख खोली तब सवेरा हो चुका था। दादाजी जब उठे तब उन्हें बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा था। उन्होंने उठकर देखा कि उनके शरीर पर बहुत सारी जगह पर घाव थे। घाव ऐसे थे कि किसी ने उन्हें मारा है। और जिस झोपड़ी में दादाजी रात में जाकर सोए हुए थे वो झोपड़ी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। उसकी दीवारें भी टूटी फूटी थी और अंदर हर जगह बस अंधेरा था। दादाजी जब उठकर बाहर निकले तो सूरज निकल चुका था। वो जल्दी जल्दी वहां से घबरा कर बाहर आए और लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि उस घर में तो कोई नहीं रहता है। सालों पहले वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी पता नहीं कैसे तो मौत हो गई थी, और उसके बाद से वो घर वैसी बंद पड़ा है, खंडर हो चुका है। दादाजी को अपनी आंखों पर या अपने साथ हुई घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या देखा और ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ऋषभ की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषभ है। ये घटना 2006 में हमारे साथ घटी थी। उस समय हम सभी लोग घर से अपने गांव के लिए निकले हुए थे। जब हम अपने गांव जा रहे थे तब रास्ते में मैं, मेरे माता पिता और मेरे 2 कजिन्स भाई भी थे। हम 5 लोग थे गाड़ी में। गांव पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था। मेरे जो पापा थे उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि हम गांव जाने के लिए सुबह में निकलेंगे। तो हम सुबह में कुछ 9 बजे अपने घर से निकले। जब हम गांव के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी पूरा दिन तो बहुत अच्छा गया। हंसी मजाक करते हुए, खाते पीते हुए हम आगे चले जा रहे थे। रात के 11 बजे पापा ने एक जगह पर हॉल्ट लिया और कहने लगे कि खाना खा लो, अभी यहाँ से हमें कुछ रास्ते तक कोई होटल या ढाबे नहीं दिखाई देंगे। हमने भी वहाँ पर खाना खाया और जब हम खाना खाकर निकल ही रहे थे तब वो ढाबा भी बंद हो रहा था। वो कहने लगा कि 12 बजे तक सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाता है। उसमें जो एक वेटर था या वहाँ पर काम करने वाला जो आदमी था, जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मालिक, यहाँ से आगे 113 किलोमीटर तक आप लोगों को जंगल के रास्ते से होते हुए जाना है। बीच में जंगल पड़ने वाला है और इसी वजह से आपको कोई होटल या ढाबे नहीं दिखेंगे। मैंने कहा उसके बाद? तो कहने लगा उसके बाद में भी यूं ही मान के चलो कि जंगल है, रात के समय अब कुछ नहीं मिलेगा सुबह 4 बजे तक। जिस जगह का उसने नाम बताया, कहने लगा कि अगर आप लोग 100 की स्पीड से चलोगे तो सुबह में 4 बजे तक वहाँ पर आप लोग पहुँच जाओगे
और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर कुछ खुला हुआ दिखेगा, जैसा कि होटल या ढाबे वगैरह। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोगों ने वहीं से कुछ स्नैक्स ले लिया था कि अगर रात में भूख लगेगी तो वही खा लेंगे, और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। जब रास्ते में हम जा रहे थे तब रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो चुका था। ठंड की वजह से हल्का हल्का कहीं कहीं पर कोहरा भी दिखाई दे रहा था। रास्ते के दोनों ओर झाड़ियाँ ही थी और उस रास्ते पर लाइट्स भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स। इस वजह से हेडलाइट अगर एक सेकंड के लिए भी बंद किया जाए तो यूँ लगता था जैसा किसी अंधेरी गुफा में खड़े हुए हैं। हम मेरे पापा जो है वो गाड़ी चला ही रहे थे कि अचानक से पापा ने एक खड्डे को जंप किया, और वो जंप करने के बाद गाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लगी। तो पापा ने गाड़ी को आगे जाकर लेफ्ट साइड में रुका दिया और गाड़ी को चेक करने लगे। मैं और जो मेरे दोनों भाई थे हम भी गाड़ी से उतरे, और गाड़ी से उतरने के बाद हम देखने लगे, लेकिन गाड़ी में क्या फॉल्ट था यह हमें समझ में ही नहीं आया। कुछ भी गाड़ी में खराबी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने पापा से कहा कि एक काम कीजिए, आप अंदर जाकर एक बार फिर से सेल्फ लीजिए, हो सकता है कि अब गाड़ी शुरू हो जाए। पापा अंदर गए, जाकर गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट फिर से एक बार किया, लेकिन गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में शायद कुछ तो बड़ा फॉल्ट आ गया है, हमें किसी न किसी को दिखाना चाहिए। मेरे पापा कहने लगे कि हम किसको जाकर दिखाएंगे। मैंने कहा कि पापा यहीं पर अभी कुछ समय रुकना ही हमारा ठीक होगा। पापा और हम सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे कि अचानक से हमने देखा बाजू से एक गाड़ी तेज़ स्पीड से गुजरी। पापा कहने लगे कि देख, ये भी इतना तेज़ गाड़ी लेकर जा रहा है, कहीं इसका भी एक्सीडेंट ना हो जाए। पापा का ऐसा कहना था कि आगे जाकर वो गाड़ी जो रोड का डिवाइडर होता है उसमें ठुक गई। मैंने कहा पापा आपने कहा और ये देखो। मेरी मम्मी तुरंत ही चिल्लाने लगी। पापा से कहने लगी कोई भी समय पर कुछ भी बात नहीं बोली जाती है, देखो आपका बोलना था और वो लोगों का एक्सीडेंट हुआ। हम वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए। मैं, मेरे भाई, पापा, हम सब गाड़ी से उतरे और उनके पास जाकर देखने लगे कि गाड़ी में कौन था और क्या हुआ, वो लोग ठीक है कि नहीं। जब हम वहाँ गाड़ी के पास पहुँचे तो हमने देखा कि गाड़ी में 2 लोग थे जो कि बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। शायद एक तो उनमें से उसी समय मर गया था। दोनों के शरीर पर बहुत सारी कांच गड़ चुकी थी, और उनमें से जो एक था वो तो दरवाजे के बाहर यानी कि लेफ़्ट साइड की खिड़की के बाहर उसने अपनी मुंडी को निकाल कर रखा था। उसकी गर्दन पर भी काफ़ी ज़्यादा कट्स आए हुए थे। मैं, मेरे पापा, हम लोग देखने के बाद डर गए और पापा कहने लगे कि हमें अपनी गाड़ी के पास जाकर ही रुकना चाहिए, हम रात में इनकी मदद कैसे करेंगे। मैंने कहा कि पापा हम गाड़ी के पास जाते हैं, आप यहीं पर रुको। पापा से जितना हो सका पापा ने उतना किया, पानी पिलाया, और पता नहीं वहीं पर पापा खड़े हुए थे। मैं तो अपनी गाड़ी के पास आकर दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं थी जिससे लिफ्ट मांगता। फिर पापा ने कहा कि वो दूसरा आदमी भी शायद नहीं बच पाएगा और हम कैसे मदद करेंगे, किसी की समझ नहीं आ रहा है। हम बात कर ही रहे थे कि सामने के रोड पर एक गाड़ी आकर रुकी। वो जब गाड़ी आकर रुकी तो हम जल्दी जल्दी उस गाड़ी के पास गए, जाकर उससे मदद मांगने लगे, और उनको हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग भी गाड़ी से उतरे, और जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमने देखा कि वो दोनों आदमियों में से अब गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। गाड़ी बिल्कुल खाली थी, टूटी हुई थी, गाड़ी में हर जगह खून के छींटे थे, लेकिन वो दोनों अंदर नहीं थे। वो जो गाड़ी रुकी थी सामने वाले रोड पर, वो लोग कहने लगे कि अंदर से आदमी लोग कहाँ गए। मैंने कहा पता नहीं, अभी तो यहीं पर थे दोनों। मैं, पापा, मेरे भाई लोग हम सब परेशान हो गए कि अचानक से वो दोनों गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए। पापा ने हम लोगों से कहा कि आसपास देखो झाड़ियों में जाकर। हमने झाड़ियों में जाकर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, और ना ही तो रास्ते पर कुछ खून के निशान दिख रहे थे कि जिनका पीछा करते हुए हम उन तक पहुंच पाते या हमें पता चलता कि वो लोग कहीं गए हुए हैं। हम वहीं पर खड़े होकर परेशान थे। फिर पापा ने उन लोगों से कहा कि पता नहीं यहीं पर वो लोग थे, और वो आदमी लोगों को पापा ने कहा कि हमारी थोड़ी मदद कर दो। जिसके बाद वो आदमी हमारी गाड़ी के पास आया, कहने लगा कि आप में से कोई भी एक आदमी आगे तक चलो, वहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिक मिलेगा, क्योंकि हम जंगल का रास्ता शुरू ही किए थे और उसके बाद 20-25 किलोमीटर के बाद हमारे साथ ये घटना हुई थी। वो कहने लगा कि ये जंगल वाला रास्ता अभी थोड़ा ही है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से मैकेनिक ले आना। हमने कहा कि ठीक है।
मेरे पापा ने मुझे भेजा और पापा ने कहा कि तू जाकर दे। जब मैं वहाँ पर गया, मैकेनिक ढूंढा और मैकेनिक तो मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से खाली हाथ लौटने लगा तो उनमें से एक आदमी मुझसे कहने लगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, थोड़ा सा समय और यहाँ पर बिता लो, सुबह हो जाएगी तो चले जाना। मैंने कहा नहीं, वो ठीक नहीं होगा। जब मैं वहाँ से आ ही रहा था तब वो मैकेनिक जो कि मना कर रहा था अब तक आने के लिए, वो कहने लगा कि चलो मैं भी चलता हूँ। फिर वो और मैं, हम दोनों ही गाड़ी के पास पहुँचे। जब हम गाड़ी के पास पहुँचे तब रात के कुछ 2:30 बज चुके थे। वो गाड़ी को ठीक करने लगा। ठीक करने के बाद मैंने कहा कि अभी आप यहाँ से जाएंगे कैसा? वो कहने लगा सामने वाले रोड पर खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ से लिफ्ट लेकर चला जाऊँगा। हम अब भी उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी को लेकर परेशान थे कि ऐसा क्या हुआ है कि वो दोनों आदमी गायब हो गए। मैंने बातों बातों में उससे बात करना शुरू किया और पूछ लिया। वो कहने लगा तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा क्या? वो कहने लगा कि ये रास्ते पर जंगली जानवर होते हैं, हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ने उन दोनों को खींचकर ले गया हो। मैंने कहा अगर जंगली जानवर होते भी है तो उनके खून के निशान तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कहने लगा कि खून के निशान भले हो या ना हो, लेकिन हो सकता है कि जानवरों के अलावा कोई और भी हो जो उन्हें उठाकर यहाँ से लेकर चला गया हो। उसकी बातों से कुछ अजीब ही समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं रहा है या छुपा रहा है। मेरे पापा ने उसको देखते हुए कहा कि तुम बातों को इतना घुमा क्यों रहे हो, जो भी है सच सच साफ साफ बताओ। वो कहने लगा कि जब इस रास्ते पर हमें कोई बुलाने आता है, किसी की गाड़ी खराब होती है तो हम नहीं आते, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कह रहा था कि मेरी मम्मी की तबीयत भी वहाँ पर ख़राब हो रही है, इसीलिए इंसानियत के नाते मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद जो मैंने देखा वो तुम लोग नहीं देख सकते। तभी मेरे पापा ने कहा कि तूने ऐसा क्या देखा? वो कहने लगा कि वो जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग थे, एक ने नीली रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरे पापा एकदम से चौंक गए और आश्चर्य से कहने लगे तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराने लगा और ऐसा साफ समझ में आ रहा था जैसा कि वो बात को घुमा रहा है। कहने लगा जब वो पीछे से आ रहे थे तभी मैंने उन्हें देख लिया था, लेकिन उसकी बात पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो उसके बाद कहने लगा कि आप लोगों की गाड़ी बन गई है, अच्छा इसी में ही है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। रही बात वो दोनों लड़कों की, तो अब वो दोनों लड़के कभी भी किसी को नहीं मिलेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी मम्मी ने कहा कि गए कहाँ? लेकिन वो मेरी मम्मी के पास 2 कदम आगे बढ़ा, कहने लगा कि मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में बात नहीं करना ही अच्छा होता है। अब वो 2 लड़के कभी भी लौट कर नहीं आ सकते, आप लोग आगे बढ़ जाइए। इतना कहकर वो सामने के रास्ते पर चला गया। हम रुके ही थे कि उससे पहले कोई गाड़ी मिल जाए, फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। वो हमें देखकर दोबारा पास में आया, कहने लगा मेरे लिए रुको मत, आप लोग जाइए, आप लोगों को लेट हो रहा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो दोबारा उस रोड पर जाकर खड़ा हो गया। पापा ने भी वहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। हम गांव पहुँचने के बाद भी उस घटना से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो क्या चीज़ थी वो हमें आज तक नहीं समझ में आई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।